वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स डोंट से अ वर्ड। एक शमशान घाट के कॉफिन में छिपाई गई है एक डॉल और उस डॉल के अंदर है 10 मिलियन डॉलर के हीरे। पर ये किस कॉफिन में है? इतने बड़े शमशान घाट में ये मिलेगा कैसे? क्या ढूंढने वाला इसे पा लेगा? ये फिल्म एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर है। माइकल डगलस और ब्रिटनी मर्फी ने इसमें एक्टिंग की थी। एंड्रू क्लेवन के इसी नाम के नोवेल पर यह बेस्ड है। फिल्म में डायरेक्शन का काम किया था गैरी फ्लेडर ने। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.3 जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी की शुरुआत होती है नेथन से। उसका अच्छा खासा नाम है मैनहट्टन में और इसकी वजह यह है कि वो बहुत ही अच्छा चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है। उसे कुछ जादू आता है। जब भी वो अपने पेशेंट से मिलता है उनकी ऐसी थेरेपी करता है कि वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसकी वजह से उसे कई प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऑफर किया है जॉब। करियर तो अच्छा चल ही रहा है पर साथ में उसकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है। उसकी वाइफ है एगी और बेटी है जेसी और ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट फैमिली बनाते हैं। जब भी नेथन ऑफिस से घर आता है जेसी अपने आप को छिपा लेती है। नेथन इधर उधर उसे ढूंढता है। वो अच्छी तरह जानता है कि जेसी ने अपने आप को कहाँ छिपाया है, यानी अलमीरा में कपड़ों के पीछे। पर फिर भी वो एक्टिंग करता है, इधर उधर ढूंढता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा। और फाइनली वो अलमीरा में जाता है और जेसी को पकड़ लेता है। जेसी भी खुशी खुशी उसे गले से लगा लेती है और फिर बाद में दोनों बैठकर खूब बातें करते हैं। कुछ दिनों पहले एगी का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी टांगों में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। पर इन सब में भी नेथन ने बड़े अच्छे से केयर की, न सिर्फ एगी की बल्कि जेसी की भी देखभाल करता रहा और साथ में अपने ऑफिस का काम भी मैनेज करता रहा। आज उसे एक पेशेंट सौंपी गई है एलिजाबेथ। दरअसल नेथन के फ्रेंड डॉक्टर लुइस ने उससे कहा कि मेरे हॉस्पिटल में एक पेशेंट है एलिजाबेथ, तुम्हें उसका ट्रीटमेंट करना होगा। उसने बताया कि उसके मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वो बहुत ही डिस्टर्ब मालूम होती है और इसके साथ ही वो स्टेट सैनिटोरियम पर है। गवर्नमेंट ये फैसिलिटी उन पेशेंट्स को देती है जिनमें लॉन्ग टर्म इलनेस होती है और फिलहाल ये एलिजाबेथ को दिया गया है। डॉक्टर लुइस ने नेथन से साथ में ये भी कहा कि प्लीज़ एलिजाबेथ को पोलाइटली हैंडल करना और उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा इंसिडेंट देखा है। उसके पिता की हत्या उसकी आंखों के सामने की गई थी और इसकी वजह से वो बड़ी डिप्रेस्ड है। नेथन ने डॉक्टर लुइस को प्रॉमिस करते हुए कहा, मैं इस केस में अपना बेस्ट दूंगा और कोशिश करूंगा कि एलिजाबेथ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद वो पहुंचा एलिजाबेथ के पास। उसने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया, एलिजाबेथ। इसके बाद अचानक से उसके फेशियल एक्सप्रेशन बदलने लगे। इसके बाद उसने कहा, मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूँगी। नेथन ने उसे पूछा, पर तुम क्या नहीं बताओगी और तुम किन लोगों के बारे में बात कर रही हो? एलिजाबेथ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने बेड पर लेट गई। इस समय वो किसी से बात नहीं करना चाहती, लिहाजा नेथन यहाँ से चला गया। पर अब उसे ये महसूस हो गया है कि ये केस बहुत अलग है। उसे कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ेगी इस केस में। एलिजाबेथ को कोई बड़ा ही सदमा लगा है। नेथन मिला डॉक्टर लुइस से और कहा, मैं अगले सेशन में एलिजाबेथ का और भी ठीक तरह से सेशन लूँगा और उसकी ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से करूँगा। जब वो अपने घर पहुँचा तो यहाँ उसने जेसी को नहीं पाया। एगी भी उसे इधर उधर ढूंढ रही है बैठी बैठी, पर उसे कहीं दिख नहीं रही है। इस समय नेथन बड़ा चिंतित है जेसी को लेकर कि तभी उसे एक फ़ोन आया। फ़ोन पर आवाज़ आई, तुम्हारी बेटी मेरे पास है और अब कुछ नियम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हें उन्हें फॉलो करना होगा। बात को काटते हुए नेथन ने कहा, तुम कौन हो और क्या बकवास कर रहे हो? उस शख्स ने कहा, अगर तुम्हें अपनी बेटी को पाना है तो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और पहला रूल ये है कि तुम कोई सवाल नहीं करोगे, जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। और दूसरा रूल ये है कि तुम पुलिस को फ़ोन नहीं करोगे, मैं तुम्हें इस समय देख सकता हूँ। और हाँ, तुम्हारी बीवी की टांगें अभी ढकी नहीं हैं, उन्हें ढक दो, ये यहाँ से काफ़ी अच्छी तरह दिख रही हैं। इस समय नेथन अपनी बेटी को लेकर डरा हुआ है। उसने कहा, मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। दरअसल ये फ़ोन पैट्रिक ने किया है और उसी ने जेसी को किडनैप किया है। उसने जेसी की बात करा दी उसके पिता से। इसके बाद उसने कहा, मैं तुम्हें इस समय देख सकता हूँ, तुम्हारी सारी एक्टिविटीज़ देख सकता हूँ। हमने तुम्हारे घर में कैमरा फिट किया है जिसकी वजह से हमें सब कुछ दिख रहा है, इसलिए तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना और साथ में पुलिस को तो बिल्कुल भी फ़ोन मत करना, क्योंकि अगर तुमने एक फ़ोन मिलाया तो तुम्हारी बेटी की जान गई। नेथन ने उसे पूछा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? पैट्रिक ने कहा, मुझे एक 6 डिजिट का नंबर चाहिए। नेथन ने कहा, पर मेरे पास कोई नंबर नहीं है। इस पर पैट्रिक ने तुरंत ही जवाब दिया, नंबर एलिजाबेथ के दिमाग में है, तो मैं सिर्फ वो नंबर उसके दिमाग से निकालना है, उससे बातें करनी है और वो नंबर मिलते ही मुझे बताना है। और हाँ, अभी हो रहे 11:45 और शाम के 5 बजे तक मुझे वो नंबर चाहिए, वरना तुम अपनी बेटी को दोबारा देख नहीं पाओगे। इसके बाद फ़ोन कट गया। एगी इस समय बड़ी टेंस्ड है। नेथन ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। इसके बाद नेथन पहुंचा हॉस्पिटल। उसने एलिजाबेथ से बात की, पर एलिजाबेथ इस समय उससे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। जब नेथन ने उसे बातें करते हुए नंबर के बारे में पूछा तब एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हुई और चिल्लाने लगी। मजबूरन नेथन को यहाँ से बाहर आना पड़ा। कहानी दरअसल कुछ यूँ है।
आज से 10 साल पहले एलिजाबेथ के पिता एक क्रिमिनल गैंग में थे। इस गैंग का हेड था पैट्रिक। उस समय इन्होंने मिलकर $10 मिलियन के हीरे चुराए थे, पर बाद में एलिजाबेथ के पिता ने उन्हें डबल क्रॉस किया। उन्होंने वो हीरे छिपा लिए और एलिजाबेथ के साथ भागने की कोशिश की। वो जब स्टेशन पे पहुंचे ही थे कि यहाँ पर पैट्रिक और उसके आदमी पहुंच गए। इस समय एलिजाबेथ यहाँ पे छिपी हुई थी। वो छुपे हुए देख रही थी कि उसके पिता को किस तरह पैट्रिक और उसके आदमी मार रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए फाइनली एलिजाबेथ के पिता ने ये बता ही दिया कि हीरे एक डॉल में है। पर इसी समय अचानक से पैट्रिक के आदमियों द्वारा धक्का लगा और वो ट्रैक पर गिर गए। बाद में ट्रेन आई और इस तरह एलिजाबेथ के पिता की जान चली गई। तुरंत ही यहाँ पर पुलिस का आना हुआ और पैट्रिक और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जब एलिजाबेथ के पिता की डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड ले जाया गया तो वहाँ पर एलिजाबेथ ने अपनी डॉल को कॉफिन के अंदर रख दिया। इस बात को अब 10 साल हो चुके हैं। पैट्रिक अब जेल से बाहर आ गया है और अब उसने उस डॉल को ढूंढना शुरू कर दिया है जो कि कॉफिन में है। और कॉफिन का नंबर है एलिजाबेथ के दिमाग में, क्योंकि जब उसके पिता को क्रिमेट किया जा रहा था तब एलिजाबेथ ने उस नंबर को देखा होगा, यानी ये नंबर उसके दिमाग में है। इसीलिए फिलहाल पैट्रिक फोर्स कर रहा है नेथन को कि वो एलिजाबेथ से वो नंबर निकलवाए। इधर डॉक्टर लुइस भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। उसकी गर्लफ्रेंड सारा को भी इसी तरह पैट्रिक ने किडनैप किया था, पर जब डॉक्टर लुइस एलिजाबेथ से वो नंबर नहीं निकलवा पाया तब पैट्रिक ने उसकी गर्लफ्रेंड सारा को मार दिया। सारा के मर्डर का केस मिला है कैसिडी को। लुइस को अपने ऑफिस बुलाया और उससे पूछा पैट्रिक के बारे में और उसने जो जो कॉल्स की थी उसकी डिटेल्स मांगी। लुइस के पास जो भी डिटेल्स थी उसने सारी दे दी हैं, पर इन सब डिटेल से कैसिडी अभी तक पैट्रिक तक पहुंच नहीं पाई है, पर वो इस केस में बड़ी एक्टिवली काम कर रही है। इधर जैसे जैसे कि किडनैप करके रखा गया है वो भी बड़ी स्मार्ट है। वो पैट्रिक के आदमी के साथ बहुत सारी बातें कर रही है और बातों में उसे घुमाने की कोशिश कर रही है। उसने कहा मुझे चीज़ बर्गर चाहिए। इसके बाद वो आदमी बर्गर बनाने चला गया। इसके बाद जेसी ने इधर उधर देखा और देखा कि खिड़की के पास एक जगह है जहाँ से आवाज़ नीचे जा सकती है। दरअसल इस समय जेसी को किडनैप करके उसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रखा गया है जहाँ पर उसके पिता नेथन का घर है। नेथन के अपार्टमेंट के 1 या 2 फ्लोर ऊपर जेसी को किडनैप करके रखा गया है। जेसी अच्छी तरह जानती है कि यहाँ से अगर आवाज़ लगाओ तो आवाज़ नीचे तक जाती है। उसने कुछ गाना गाना शुरू किया। ये आवाज़ फाइनली एगी तक पहुँची गई और अब वो समझ चुकी है कि जेसी इसी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट में है, पर वो इस समय चल नहीं सकती। पैट्रिक ने भी जेसी को गाना गाते सुन लिया और वो समझ गया कि क्या चल रहा है। वो तुरंत पहुंचा जेसी के पास, उसे डांटा और साथ में अपने आदमियों को भी डांटा। उसने कहा एक छोटी सी लड़की तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा तुम कितने बेवकूफ़ हो। इस समय जेसी भी डर गई थी। पैट्रिक ने अपने आदमी को भेजा एगी के पास कि कहीं उसने जेसी की आवाज़ सुन तो नहीं ली, पर जब वो पहुंचा तो एगी यहाँ पे छिपी हुई थी और मौका पाकर उसने उस पर वार किया। और अब वो धीरे धीरे चलते हुए ऊपर वाले अपार्टमेंट में जा रही है ये चेक करने की जेसी कहीं वहाँ तो नहीं है। पर जब वो यहाँ पे पहुंची तो उसने देखा कि जेसी को ऑलरेडी पैट्रिक यहाँ से लेकर जा चुका है। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और उनमें सीसीटीवी फुटेज को देखा जा सकता है, न सिर्फ उसके घर का बल्कि नेथन के ऑफिस का भी है। पर एगी के सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए क्योंकि वो जेसी को बचाने आई थी, पर अब जेसी को पैट्रिक कहीं दूर लेके जा चुका है। आज जब नेथन हॉस्पिटल पहुंचा एलिजाबेथ से मिलने तो उसने उससे कहा मेरी बेटी की जान खतरे में है, अगर तुम मुझे एक नंबर बता दो तो मैं अपनी बेटी को बचा पाऊंगा। एलिजाबेथ ने कहा मैं अपने पिता को खो चुकी हूँ। नेथन ने कहा तुम्हारे पिता तो मर चुके हैं, पर मेरी बेटी है जिसकी जान खतरे में है और उसकी जान सिर्फ तुम बचा सकती हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। इस पर एलिजाबेथ ने कहा मैं आपको आपकी बेटी की जान बचाने में मदद करूंगी, पर मुझे वो नंबर याद नहीं। अगर हम उस जगह पर जाएं जहां पर मेरे पिता की हत्या हुई थी तो शायद मुझे कुछ याद आ जाए। नेथन को अच्छी तरह मालूम है कि हॉस्पिटल से परमिशन लेना बहुत मुश्किल है एलिजाबेथ को यहाँ से ले जाने के लिए, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और एलिजाबेथ को छुपा के यहाँ से ले गया। अब ये दोनों पहुँचे हैं उस जगह पे जहाँ पे उसके पिता की हत्या हुई थी। यहाँ पहुँचते ही अचानक एलिजाबेथ को वो सारी यादें वापस आने लगी। उसे धीरे धीरे याद आ रहा है कि किस तरह उसके पिता को ट्रैक पर ढकेला गया था और उसे मार दिया गया था, पर अभी भी उसे वो कॉफिन का नंबर याद नहीं आया जिसकी पैट्रिक को तलाश है। अब एलिजाबेथ ने नेथन से कहा आप प्लीज़ मुझे उस ग्रेवयार्ड ले चलिए जहाँ पर मेरे पिता को क्रेमेट किया गया था। पैट्रिक ने नेथन को फ़ोन किया और कहा तुम्हारे पास अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और तुम्हारी बेटी मर जाएगी। नेथन को रियलाइज़ हुआ कि पैट्रिक इस समय ट्रैवल कर रहा है और अब ये जान चुका है कि पैट्रिक उसकी बेटी को लेकर कहीं और जा रहा है। उसने कहा मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी को कहीं और ले जा रहे हो, अब तुम ध्यान से सुनो। मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं जिन्हें अब तुम्हें फॉलो करना होगा अगर तुम उस नंबर को पाना चाहते हो। पहला रूल ये है कि मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। इस पर पैट्रिक ने जेसी की बात करा दी नेथन से। नेथन ने जेसी को प्रॉमिस किया बहुत जल्द मैं तुम्हें इन सब से छुड़ा लूँगा। इसके बाद पैट्रिक ने फ़ोन ले लिया। नेथन ने कहा दूसरा रूल ये है कि अब तुम्हें कोई काउंटिंग नहीं करनी,
तो मुझे सीधा हार्ट आइलैंड के ग्रेवयार्ड पे मिलो, जहाँ एलिजाबेथ के पिता को क्रीमेट किया गया था। इस समय पैट्रिक के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। ऑलरेडी उसने सारा को मार दिया था, पर उससे उसे कुछ नहीं मिला। अब अगर वो जिसी को मार भी देता है तो उसे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अब वो वही कर रहा है जो कि नेथन कह रहा है, और अब वो चल पड़ा है हार्ट आइलैंड, जहाँ की नेथन और एलिजाबेथ पहुँचने वाले हैं। इन सब में नेथन ने अपनी वाइफ एगी को फ़ोन किया और कहा, तुम फिक्र मत करो, आज शाम तक मैं अपनी बेटी को ज़रूर वापस लाऊंगा। एगी इस समय बहुत परेशान है, पर जब नेथन ने इन शब्दों को कहा तब वो थोड़ी सी शांत हुई। इधर कैसिडी मिली लुइस से। लुइस जानता है कि एलिजाबेथ के पिता को हार्टलैंड ग्रेवयार्ड में क्रीमेट किया गया था। इसके साथ ही उसने कैसिडी को यह भी बताया कि नेथन शायद एलिजाबेथ को उसी ग्रेवयार्ड में ले गया होगा। और अब कैसिडी भी निकल पड़ी है हार्ट आइलैंड। नेथन और एलिजाबेथ ने एक बोट चुरा ली है हार्ट आइलैंड जाने के लिए, और इस तरह फाइनली नेथन और एलिजाबेथ हार्ट आइलैंड पहुंच ही गए। यहाँ पहुंचकर एलिजाबेथ बड़ी इमोशनल हुई, पर अभी भी उसे वो कॉफिन का नंबर याद नहीं आ रहा। इतने में पैट्रिक भी अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर जेसी को भी लाया गया है। पैट्रिक के आदमियों ने नेथन को मारा और इसके बाद नेथन और एलिजाबेथ को नज़दीकी जगह पर ले जाया गया। यहाँ पर नेथन एलिजाबेथ का सेशन लेगा और साथ में उसे कुछ सवाल करेगा, जिससे कि उस कॉफिन का नंबर एलिजाबेथ बता पाएगी। यहाँ सभी खड़े देख रहे हैं और सेशन चालू हो चुका है। फाइनली एलिजाबेथ ने उस इंसिडेंट को याद करते हुए एक 6 डिजिट का नंबर लिखा है। एक्चुअली जब उसके पिता को क्रीमेट किया जा रहा था तब एलिजाबेथ वहीं थी, और इमोशंस में आकर उसने ज़मीन पर उस कॉफिन के नंबर को लिखा था। पर आज जब एलिजाबेथ ने उस सीन को याद किया है, तब उस सीन को याद करते हुए उसने वो नंबर फिर से लिखा है। पैट्रिक ने तुरंत इस नंबर को लिया और अपने आदमियों के साथ चल पड़ा कॉफिन को ढूंढने। इस नंबर के कॉफिन को खोदा गया, पर यहाँ तो कोई डॉल नहीं है, ये किसी दूसरी लेडी की कॉफिन है। इस पर पैट्रिक बड़ा गुस्सा हुआ एलिजाबेथ पर। वो उसे मारने ही वाला था कि नेथन ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने नंबर रिवर्स ऑर्डर में लिखा हो, क्यों ना हम नंबर को रिवर्स करके और फिर उसी नंबर के कॉफिन को ढूंढें। इस पर पैट्रिक ने कहा, तुम्हें क्या ये मजाक लगता है? क्या एक कब्र को खोदना इतना आसान काम है? पर इस समय उसके पास कोई चारा भी नहीं है, लिहाजा उसने इस नंबर को रिवर्स किया। रिवर्स करने पर यह नंबर बनता है 815508, और अब इस नंबर के कॉफिन की खुदाई शुरू हो गई है। फाइनली पैट्रिक को यहाँ पर वो डॉल मिल गई है। ये डॉल अपने बचपन में एलिजाबेथ को बहुत प्यारी थी, उसने इसका नाम दिया था मिश्का। पैट्रिक को इस डॉल के अंदर हीरे भी मिल गए हैं। अब नेथन उसके किसी काम का नहीं। उसने अपने आदमी से कहा कि इसे ख़त्म कर दूँ। इतने में कैसिडी यहाँ पे पहुँच गई। उसने पैट्रिक पर गन तान दिया, पर पैट्रिक के आदमी ने उस पर गन चला दी और कैसिडी घायल होकर ज़मीन पर गिर गई। अब पैट्रिक के आदमी और नेथन में लड़ाई शुरू हो गई है, पर नेथन किसी तरह अपने आप को बचा पाया और उसने उसके आदमी को ही मार दिया। इसके बाद उसने पैट्रिक पर अटैक किया। उसकी गन और हीरा छीनते हुए उसने उससे पूछा, क्या ये हीरा तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है? पैट्रिक ने कहा, हाँ। इस पर नेथन ने उसकी आंखों के सामने ही उस हीरे को पास के गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद उसने पैट्रिक को भी उसी गड्ढे में ढकेल दिया। यहाँ पर एक मशीन है जो कि खुदाई के लिए इस्तेमाल होती है। नेथन ने इसका स्विच ऑन कर दिया और इस तरह मशीन के ऑन होते ही सारी मिट्टी गड्ढे में गिरने लगी और पैट्रिक जिंदा ही हीरो के साथ यहाँ पे दफना दिया गया। इस तरह पैट्रिक जिस हीरे की वजह से 10 साल जेल में रहा और जिसके लिए इतनी सारी मेहनत की, उसी के साथ एक गड्ढे में दफन हो गया। इसके बाद नेथन पहुंचा एलिजाबेथ और जेसी के पास। दोनों इस समय पास में बैठे हुए हैं। इन सब बातों को अब कुछ दिन बीत चुके हैं। नेथन ने एलिजाबेथ को अपनी बेटी के तौर पर अडॉप्ट कर लिया है और इसके साथ ही 3 लोगों की फैमिली अब 4 हो गई है, और इसके साथ ही नेथन की फैमिली में एक और मेंबर आ गया है। चारों अब बहुत खुश हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।